आप सब लोग एकदम बढ़िया? टू गुड। सो गाइज, दिस इज राहुल मलकान, आपको पहले से पता है, एंड आज हम लोग अपना रिवीजन कंटिन्यू करेंगे। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डू अ चैप्टर नोन एज रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। गाइज, ये हमारे सी एंटर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द पीपल आर वेरी अफ्रेड ऑफ दिस चैप्टर ऑल्सो। अभी एग्जैक्टली क्लियर विद दैट वन। तो लेट्स सी गाइज, हमने इसे रेगुलर कोर्स में तो कंप्लीट किया ही है। अब हम ट्राई करते हैं कि हम इस चैप्टर को स्मूथली रिवाइज करें। इस चैप्टर के नोट्स आपको मेरे जी ड्राइव पे ऑलरेडी मिल जाएंगे। दिस इज चैप्टर नंबर 10 एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। इसका रिवीजन गाइज मैं 2 लेक्चर्स में करूंगा। दैट इज लेक्चर नंबर 1 एंड लेक्चर नंबर 2। चलिए, सो गाइज वी स्टार्ट। एंड बिफोर आई डू द चैप्टर डिज़ाइन गाइज, मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दिखा दूँ। आप सब लोग ये देख ही रहे होंगे। तो गाइज, वी एज आशीर्वाद बैच गाइज, हम लोग साथ में मिलके पूरा रिवीजन सीरीज चला रहे हैं। आई होप यू गाइज आर वॉचिंग दिस गाइज। एंड Sachin Gupta sir, rose Monday, Tuesday, Wednesday, costing 7 to 7:30. Amit Popley sir, Monday, Tuesday, Wednesday, 7:30 to 8. Arvind Tuli sir, Monday, Tuesday, Wednesday, 8 to 8:30. And guys, Rahul Malkan sir, जो आप अभी मेरा लेक्चर देख रहे हो, that is from 8:30 to 9. आई होप यू आर अपडेटेड विद दिस। आई होप आपने अपने रिचुअल सेट कर लियो। हमारी तरफ से रिचुअल सेट है कि हम मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे ये सेशंस लेने वाले हैं और यही सेशंस हमारे चल रहे हैं। आई होप यू आर अटेंडिंग दिस वेल। ठीक है, चलिए। सो गाइज, आज का सेशन होगा हमारा रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स पे। व्हाट एम आई गोइंग टू कवर अप? आई एम गोइंग टू कवर अप इंट्रोडक्शन। आई एम गोइंग टू कवर अप प्रोविजंस अंडर द कंपनीज एक्ट 2013. I am going to cover up methods of redemption of debenture. I'm going to cover up methods of payment, that is redemption by payment. I'm going to cover up redemption by conversion, and last one, I'm going to cover up redemption by purchase in open market operations. So guys, basically ये chapter जैसे नाम indicate करता है is redemption of debentures. बट पहले से थोड़ा एक बैकग्राउंड प्रिपेयर करते हैं कि डिबेंचर्स क्या चीज़ है। थोड़ी इश्यू ऑफ डिबेंचर्स के बारे में कहानी पढ़ लेते हैं जो आपने सीए फाउंडेशन में पढ़ी थी, बट आई एम प्रीटी श्योर नहीं पढ़ी थी। तो थोड़ी रिवीजन हो जाए वहाँ पे, और उसके बाद हम रिडम्पशन पे जाएंगे। सो रिडम्पशन के मेथड्स लर्न करेंगे। रिडम्पशन कैन बी आउट ऑफ पेमेंट, रिडम्पशन कैन बी बाय कन्वर्जन, एंड रिडम्पशन कैन बी बाय परचेज इन ओपन मार्केट ऑपरेशन। इसके बीच में डीआरआर और डीआरआई के रूल्स भी आ जाएंगे। सो सारी चीज़ें रिवाइज हो जाएगी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। सो व्हाट इज डिबेंचर गाइस? डिबेंचर्स क्या है? हाउ आर शेयर्स एंड डिबेंचर्स डिफरेंट? गाइस, शेयर्स आर लाइक कैपिटल. इट्स लाइक contribution towards the capital, contribution towards the business ownership. But debenture is kind of a loan. Debenture is not a capital instrument, it's not an ownership instrument. So आपके लिए first line पे, debenture is an instrument issued by the company under its seal, acknowledging the debt and containing the provisions as regard to repayment of principal and interest. Are we exactly clear with that one? So guys, it is nothing but a debt which contains the provision as regards to repayment of principal and interest. So it is issued under common seal, it's a debt instrument, it is acknowledgement of debt, और कंपनी प्रॉमिस देता है कि ये डेट को रीपे कर देगा, इट्स प्रिंसिपल along with interest. The chapter on redemption of debenture covers the meaning of redemption of debenture along with related legal provisions, the requirements for the creation of DRR. आपको पता है पूरा वर्ड है डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, बट हम इसे शॉर्ट में डीआरआर कहते हैं। डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट, दैट इज डीआरआर इन्वेस्टमेंट्स बोल देते हैं हम इसे। डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट्स, that is making investments for the purpose of redemption of debenture, and accounting treatment for redemption of debentures has been detailed discussion. So ये चैप्टर में गाइज हम redemption कवर करेंगे, डीआरआर के प्रोविजंस कवर करेंगे, डीआरआई के प्रोविजंस कवर करेंगे, मैं जर्नल एंट्रीज भी रिवाइज कराऊंगा आपको, एंड दिस इज द वे वी आर गोइंग टू गो अहेड इन द चैप्टर। ठीक है, चलिए पहले प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 एक बार पढ़ लेते हैं विद रेफरेंस टू इश्यू ऑफ डिबेंचर्स. So provision of Companies Act 2013 for issue of debentures. A company may issue debenture with an option to convert such debentures into shares either wholly or partly at the time of redemption. That means a company can issue redeemable debentures, provided that the issue of debenture with an option to convert such debenture into shares wholly or partly should be approved by special resolution passed at duly convened general meeting. So guys, can a company issue convertible debentures? Answer is yes, the company can issue the convertible debentures, but only if it is approved by special resolution at the general meeting.
Are we exactly clear with that one? Second, no company can issue any debentures which carries any voting rights. So special resolution or no special resolution or what resolution, I don't know about it, but the company cannot issue any debentures which has got voting rights. So company cannot issue the debentures which has got voting rights. Can company issue convertible debentures? Yes, but it should be supported by special resolution. Can company issue debentures with voting rights? No, absolute no. Next one. Where debentures are issued by the company, the specified companies need to create DRR out of the profits of the company available for the payment of dividend, and amounts credited to such account should not be utilized by the company for any purpose other than redemption of debenture. When companies are issuing the debentures, then there are certain companies which are specified, आगे जाके हम पढ़ेंगे, उनको एक रूल अप्लाई होता है कि उनको DRR क्रिएट करना है, और ये DRR सिर्फ और सिर्फ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स के टाइम यूज हो सकता है, वो और किसी के लिए भी यूज नहीं हो सकता है. आर वी एग्जैक्टली क्लियर विद दिस वन गाइस? टू गुड, जकास. चलिए गाइज, मेथड्स ऑफ रिडम्पशन, डिबेंचर का रिडम्पशन कैसे हो सकता है. सो गाइज, ये तीनों चीजें क्लियर है ना. एट टाइम्स दे कैन आस्क अ स्मॉल 5 mark का क्वेश्चन ऑन थियरी एज टू प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 with reference to debentures. So we can say company can issue convertible debentures which can be converted into shares, but it should be supported by the special resolution passed at company's general meeting. Company cannot issue the debentures which has got voting rights. Then there are certain companies which issues the debenture, they have to create DRR, and this DRR can be used only for the redemption of debentures and cannot be used for anything else other than redemption of debentures. Are we clear with that one? Too good. Lovely. Jakas. Guys, next one. What are methods of redemption of debenture? Guys, debentures can be redeemed by payment in lump sum. मतलब एक साथ पैसा देके उनको बोलो भाई आप जाइए. अभी एग्जैक्टली क्लियर, पूरा एक साथ पैसा दे दो रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स के लिए, एंड टेल देम गो गो अवे. सिंपल एज दैट. नेक्स्ट वन, पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट्स. मतलब भाई लोन लिए, 5 लाख रुपए की लोन लिए, एक साथ कैसे रिटर्न करूंगा? आई विल रिटर्न यू इन पार्ट. सो मैं आपको पहले 1 लाख, फिर 1 लाख, फिर 1 लाख, फिर 1 लाख, फिर 1 लाख रिटर्न करूंगा. दैट इज रिडम्पशन बाय पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट्स. थर्ड वन, रिडम्पशन बाय ओपन मार्केट ऑपरेशंस. ओपन मार्केट ऑपरेशंस मींस हमने अपने डिबेंचर इश्यू किए तो हम अपने डिबेंचर्स ही मार्केट से वापस खरीद के उसे कैंसिल कर सकते हैं. इन शॉर्ट, हम अपनी लायबिलिटी को वापस खरीद के कैंसिल कर देते हैं. दिस इज शॉर्ट ऑफ बाय बैक. एंड गाइज, लास्ट वन, रिडम्पशन बाय कन्वर्जन, जहां पे हम डिबेंचर्स को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर देंगे. सो दिस इज नोन एज रिडम्पशन बाय कन्वर्जन. अभी एग्जैक्टली क्लियर विद दैट वन? टू गुड, जकास. चलिए आगे चलते हैं. गाइस, रिडम्पशन ऑफ पेमेंट. अब पहला पार्ट आता है रिडम्पशन बाय पेमेंट. सो मैं क्या कहता हूँ पता है? मैं कहता हूँ कि रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर ना 3 पार्ट में डिवाइड करता हूँ. तो मैं आपको एक नोट पैड पे लेके जाता हूँ, और मैंने आपको ऑलवेज कहा है कि आप मेरे साथ अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो नोट पैड कैलसी साथ में होना चाहिए. तो मैं कहता हूँ कि रिडम्पशन के 3 तरीके हैं. सो रिडम्पशन के 3 तरीके कौन से हैं गाइस? आई टेल देम. फर्स्ट वन, बाय पेमेंट. और पेमेंट 2 तरीकों से हो सकता है. कौन से 2 तरीकों से पेमेंट हो सकता है? या तो आप पेमेंट लमसम में कर दो, या तो आप पेमेंट इंस्टॉलमेंट्स में कर दो. अभी एग्जैक्टली क्लियर विद दैट वन गाइस? सेकेंड इज बाय ओपन मार्केट ऑपरेशन. व्हेन आई से बाय ओपन मार्केट ऑपरेशन, मैं कहना चाहता हूँ आपको यहाँ पे कि ये कैसे होगा, इसे हम कहते हैं इन शॉर्ट बाय बैक कर लेता है. And guys, third one is by conversion. So there are 3 ways you can redeem the debentures. You can redeem the debentures by payment, you can redeem the debentures by conversion, or you can redeem the debentures by open market operations. Chikas? Too good. Guys, हम लोग पहले काम करेंगे redemption by payment. So this is my second part that I want to teach you in this chapter, that is redemption by payment. सो हम लोग डिबेंचर्स रिडीम करेंगे पेमेंट्स करके. कब कर सकते हैं पेमेंट्स? तो गाइस, आफ्टर फिक्स नंबर ऑफ ईयर्स. मतलब लोन लेते वक्त, डिबेंचर इश्यू करते वक्त आप उनको पहले से बता दो कि हम डिबेंचर्स रिडीम करेंगे आफ्टर फिक्स्ड नंबर ऑफ ईयर्स. आफ्टर फिक्स्ड नंबर ऑफ ईयर्स मींस आई कैन टेल देम दैट आई विल रिडीम द डिबेंचर्स आफ्टर 10 years. That is after fixed number of years, or any time after certain number of years have elapsed since the issue. So guys, मैं बोलूँगा कि मैं डिवेंचर्स इशू कर रहा हूँ 10 years के बाद, बट आफ्टर 5 years दे कैन बी रिडीमेबल एनी मोमेंट ऑफ टाइम.
हाँ, बट ये टर्म्स इश्यू पे क्लियर होने चाहिए पहले से, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में स्पेसिफाइड होने चाहिए दैट आई एम इशूइंग द डिबेंचर्स फॉर 10 years एंड आई बी kind of redeeming them after 5 years any time. नेक्स्ट वन, बाय गिवन स्पेसिफाइड नोटिस, मतलब रिडम्पशन का नोटिस दे के भी मैं कर सकता हूँ, एंड बाय एनुअल ड्राइंग्स, मतलब हम लोग चिट फंड की तरह ड्रॉ कर सकते हैं इनसे कि भाई तुम्हारा रिडम्पशन हो गया. So redemption can be done by fixed number of years or after certain number of years once the issue is completed, or by given notice, or by annual drawings. Are we exactly clear? That is what is the redemption of debentures by payment. बट नाउ देर आर सर्टेन कंपनीज जिसको डीआरआर और डीआरआई मेंटेन करने हैं. तो गाइस रूल्स ऑफ डीआरआर और रूल्स ऑफ डीआरआई बहुत इंपॉर्टेंट है. तो डीआरआर किसको बनाना है, डीआरआई किसको बनाना है? पहला, all India financial institutions regulated by Reserve Bank of India and banking companies for both public as well as privately placed debentures, no DRR required. So guys, I will call it as AIFI, all India finance institutions एंड ऑल इंडिया की बैंकिंग कंपनीज को गाइस डीआरआर बनाने की ज़रूरत नहीं है. सो आई एम सेइंग नो डीआरआर. All India finance institutions, so all India finance institutions regulated by Reserve Bank of India and banking companies, दोनों ही डिबेंचर प्राइवेट प्लेस या पब्लिक प्लेस डिबेंचर हो, उसे डीआरआर बनाने की ज़रूरत नहीं है. सो ऐसा क्यों? आरबीआई ने इनके लिए अलग से रूल बना के रखे हैं, तो यहाँ पे हमारा कंपनीज एक्ट अप्लाई नहीं होता है, इन सिंपल लैंग्वेज. नेक्स्ट वन, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस विद इन द मीनिंग ऑफ क्लॉज 72 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ कंपनीज एक्ट. सो अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस याद रखेंगे तो भी चलेगा, इनको भी डीआरआर नहीं बनाना है. अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आई विल से नो डीआरआर नहीं बनाना है. सो एआईएफआई को डीआरआर नहीं बनाना है, बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस को डीआरआर नहीं बनाना है, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को डीआरआर नहीं बनाना है. नेक्स्ट वन, फॉर लिस्टेड कंपनीज अदर देन एआईएफआई एंड बैंकिंग कंपनी एज स्पेसिफाइड इन सीरियल नंबर 1 अबव. अब लिस्टेड कंपनीज की बात कर रहे हैं. फॉर लिस्टेड एनबीएफसी, that is non-banking financial corporations, and listed HFC, that is housing finance corporations, for both public and privately placed debentures, no DRR is required. So guys, for listed NBFC and guys listed HFC, I will once again say that no DRR is required. सो ऑल इंडिया बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को नहीं करना है, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को नहीं करना है, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को नहीं करना है, लिस्टेड एनबीएफसी को नहीं करना है, लिस्टेड एचएफसी को नहीं करना है. अदर लिस्टेड कंपनीज फॉर बोथ पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट कंपनीज, गाइस नो डीआरआर रिक्वायर्ड. गाइस अदर लिस्टेड कंपनीज को भी डीआरआर नहीं बनाना है. सो अदर लिस्टेड कंपनीज को भी डीआरआर नहीं बनाना है. चकास है गाइस. नेक्स्ट वन, फॉर अनलिस्टेड कंपनीज अदर देन एआईएफआई एंड बैंकिंग कंपनी एज स्पेसिफाइड इन सीरियल नंबर 1. अब अनलिस्टेड कंपनी की बात करेंगे, बट वहां पे बैंकिंग कंपनी और एआईएफआई नहीं आएगी. तो गाइस अनलिस्टेड एनबीएफसी एंड एचएफसी को भी डीआरआर नहीं बनाना है. सो नाउ आई एम सेइंग वी हैव गॉट अनलिस्टेड एनबीएफसी एंड अनलिस्टेड एचएफसी को भी डीआरआर नहीं बनाना है. आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट? सो गाइस एकदम आराम से, एआईएफआई को बनाना नहीं है, बैंकिंग को बनाना नहीं है, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को बनाना नहीं है. लिस्टेड कंपनीज की बात करते हैं. लिस्टेड एनबीएफसी, एचएफसी और अदर लिस्टेड कंपनीज को भी डीआरआर बनाना नहीं है. अनलिस्टेड कंपनीज की बात करेंगे. अनलिस्टेड एनबीएफसी और एचएफसी को भी डीआरआर नहीं बनाना है, खाली अदर अनलिस्टेड कंपनीज को डीआरआर बनाना है. अदर अनलिस्टेड कंपनीज को डीआरआर बनाना है एंड डीआरआर होगा 10% ऑफ द डिबेंचर्स. सो गाइज यहाँ पे लिखेंगे यस और यहाँ पे लिखेंगे 10% ऑफ डिबेंचर आउटस्टैंडिंग. इतनी क्लैरिटी इन थॉट प्रोसेस होनी चाहिए आप लोगों के पास. अभी एग्जैक्टली क्लियर विद दैट वन? सो गाइज बहुत सिंपल लैंग्वेज में, एआईएफआई नो, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस नो, banking companies no, listed NBFC no, listed HFC no, other listed companies no, unlisted NBFC no, unlisted HFC no, other unlisted companies yes. और कितना परसेंटेज सर? 10% बनाना है. जकास, टू गुड गाइस, लवली. ये हो गया हमारा डीआरआर का रूल.
गाइस सेकंड आता है हमारा रूल DRI का रूल, दैट इज डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट का रूल या डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट का रूल। सो डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट के बारे में क्या कहा है? Investment of debenture redemption reserve. Further, as per Schedule 8 of Company Share Capital and Debenture Amendment Rule 2019, following companies, all listed NBFC, all listed HFC, all other listed companies other than AIFI Banking Company and other AIFI, and all unlisted companies which are not NBFC and HFC shall on or before 30th April each year in respect to debenture issue deposit or invest 15%. So guys, first one, अगर मैं ऊपर के रूल से चालू करूँ ना, तो यहाँ से वापस एक बार चालू करता हूँ। AIFI banking company, this is how I remember my way. गाइज आंसर इज नो, इनको DRI नहीं बनाना है। गाइज अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को भी नो DRI नहीं बनाना है। बट गाइज अब आ जाओ ऑल लिस्टेड NBFC एंड HFC। गाइज यहाँ पे लिस्टेड NBFC एंड HFC, so we have listed NBFC and HFC को आंसर इज गाइज यस। सो लिस्टेड NBFC और HFC को DRI बनाना है और 15% का DRI बनाना है। उनको DRR नहीं बनाना है पर DRI बनाना है। गाइज अदर लिस्टेड HFC को भी बनाना है, अदर लिस्टेड कंपनीज को भी बनाना है। तो गाइज यहाँ पे भी मैं पहले से येस लिख देता हूँ, 15% लिख देता हूँ, एंड आई विल से वी हैव गॉट अदर लिस्टेड कंपनीज को भी बनाना है। इन शॉर्ट गाइज लिस्टेड कंपनीज को 15% का DRI बनाना पड़ेगा। लिस्टेड अदर कंपनीज हो, लिस्टेड NBFC और लिस्टेड HFC हो, इनको 15% का DRI बनाना पड़ेगा। अब ये एग्जैक्टली क्लियर? AIFI बैंकिंग कंपनी एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को DRR भी नहीं बनाना है, DRI भी नहीं बनाना है। लिस्टेड कंपनीज और लिस्टेड NBFC HFC को DRR नहीं बनाना है पर DRI बनाना है। नेक्स्ट वन, ऑल अनलिस्टेड कंपनीज विच आर नॉट NBFC एंड HFC। सो गाइज यहाँ पे मैं आगे जाता हूँ एंड आई विल से कि गाइज हमारे पास है अनलिस्टेड NBFC एंड HFC। गाइज इनको फिर से DRI बनाने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज ये अनलिस्टेड है तो इस पर अपने को टेंशन नहीं है। बट गाइज अदर अनलिस्टेड कंपनीज भले ही अनलिस्टेड हो तो इनको भी DRI बनाने की ज़रूरत है। और कितना परसेंट DRI बनाना पड़ेगा उनको? 15% का DRI बनाना पड़ेगा। अभी एग्जैक्टली क्लियर विद दैट वन? नाउ व्हाट आई वांट यू टू रिमेंबर कि लिस्टेड NBFC, लिस्टेड HFC, अदर लिस्टेड कंपनी को DRR बनाने की ज़रूरत नहीं है, बट लिस्टेड NBFC, HFC एंड अदर लिस्टेड कंपनीज को DRI बनाने की ज़रूरत है। बाकी सब सेम है। कभी भी कोई AIFI बैंकिंग कंपनी या इंश्योरेंस या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आ जाए तो नो DRR, नो DRI। एंड गाइज अदर अनलिस्टेड कंपनी आ जाए तो दोनों का येस है। अनलिस्टेड NBFC HFC को DRR भी बनाने की ज़रूरत नहीं है, DRI भी बनाने की ज़रूरत नहीं है, बट लिस्टेड कंपनीज नो DRR बट येस फॉर DRI। आई होप यू रिमेंबर दिस चार्ट वेल। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है बट अगर ये चार्ट बरोबर से याद रखोगे ना तो धमाल कर लोगे। अभी एग्जैक्टली क्लियर विद दैट वन? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट। चलो आगे बढ़े गाइस, लेट्स टेक इट अहेड। सो वी टेक इट अहेड एंड गाइस लेट अस लुक एट द जर्नल एंट्रीज। गाइस जर्नल एंट्री फॉर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। सो जर्नल एंट्रीज में मैं कहता हूँ बहुत सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग है। सो आई विल स्टार्ट विद द वर्ड जर्नल एंट्रीज। अभी एग्जैक्टली क्लियर? गाइस अगर DRR बनाना है तो अपना जर्नल एंट्री क्या होना चाहिए? DRR क्रिएट करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू DRR। मैं तो अपने बच्चों को क्या कहता हूँ मालूम है? हाउ डू आई रिमेंबर दिस जर्नल एंट्रीज? सो मैं चालू करता हूँ क्वेश्चन से। फर्स्ट आई आस्क देम टू चेक DRR बनाना है कि नहीं बनाना है। सो आई विल से येस और नो। नो तो क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है। येस तो उसका अमाउंट चेक करो, क्या वो 10% ऑफ डिबेंचर है? गाइस अगर येस तो हमें जर्नल एंट्री पास करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर इनसफिशिएंट है, नो, तो जर्नल एंट्री क्या आना चाहिए? DRR क्रिएट करना है। इट शुड बी PNL अप्रोप्रिएशन टू DRR। दिस इज हाउ आई टिक माई बॉक्सेस। चेक DRR। सबसे पहले
अगर वो कहता है कि ये बैंकिंग कंपनी है, डीआरआर बनानी नहीं है, बात खत्म हो गई। नहीं, अगर वो कहता है कि ये अदर अनलिस्टेड कंपनीज है तो डीआरआर बनाना है। कितना परसेंट डीआरआर होना चाहिए सर? 10% डीआरआर होना चाहिए। चेक करो क्या 10% है। अगर हाँ है तो कुछ नहीं करने की जरूरत है, अगर नहीं तो डीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा। डीआरआर क्रेडिट होता है तो आपका जर्नल एंट्री आना चाहिए पीएनएल टू डीआरआर। डू यू अग्री विद दिस? टू गुड, जकास। गाइस सेकेंड एंट्री आना चाहिए चेक डीआरआई। तो फिर से एक बार सेम कहानी, डीआरआई बनाना है, डीआरआई नहीं बनाना है। नहीं बनाना है, बात खत्म हो गई। बनाना है तो अमाउंट कितना परसेंट होना चाहिए? 15% होना चाहिए। अच्छा, अगर अमाउंट ऑलरेडी 15% है तो नो, यस, तो आगे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी सफिशिएंट है। पर अगर अमाउंट नहीं है तो गाइज हमें इन्वेस्टमेंट्स करने पड़ेंगे। तो आपके जर्नल एंट्री आएगा डी आर आई अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इन्वेस्टमेंट्स खरीदने पड़ेंगे। डीआरआर करने का जर्नल एंट्री पीएनएल टू डीआरआई, डीआरआई करने का जर्नल एंट्री डीआरआई टू बैंक। अभी एग्जैक्टली क्लियर विद दैट? पक्का? टू गुड। चलिए गाइस वी गो टू थर्ड एंट्री। चेक डीआरआर हो गया, चेक डीआरआई हो गया। व्हाट्स नेक्स्ट गाइस? receipt of interest on debenture redemption reserve. So receive interest। अगर हमें डीआरआई पे इंटरेस्ट मिल रहा है तो क्या जर्नल एंट्री आएगा? गाइस बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व इंटरेस्ट बोल सकते हो। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। आर वी एग्जैक्टली क्लियर विद दैट वन? टू गुड गाइस। नेक्स्ट नाउ कम्स इज द रिडम्पशन पार्ट। सो यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि हम रिडम्पशन चालू करेंगे, और रिडम्पशन के पहले गाइस एक्चुअली हम लोग डिबेंचर पे इंटरेस्ट पे कर देंगे। डिबेंचर इंटरेस्ट पे कर देंगे। सो अगर आप डिबेंचर इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो आपका जर्नल एंट्री आना चाहिए डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक। एज सिंपल एज दैट। जगास वाली कहानी है। सो चेक डीआरआर, चेक डीआरआई, रिसीव द इंटरेस्ट, पे द इंटरेस्ट, बात खत्म कर दो। और अब हम लोग चालू करेंगे रिडम्पशन की कहानी। रिडम्पशन की कहानी कहाँ से चालू करोगे? तो फर्स्ट वन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स गाइस, सेकेंड वन अमाउंट ड्यू गाइस, थर्ड वन पेमेंट गाइस, फोर्थ वन राइट ऑफ। क्या राइट ऑफ करना है? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन राइट ऑफ करना है। एंड गाइस फिफ्थ वन इज ट्रांसफर। क्या ट्रांसफर करना है? डीआरआर ट्रांसफर करना है। कहाँ ट्रांसफर करना है? जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट की जर्नल एंट्री क्या आएगी? गाइस बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट। दिस इज सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स डन। सेकेंड वन अमाउंट ड्यू गाइस डैश परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट। आई होप यू गाइस कैच दिस अप वेरी वेल। अभी एग्जैक्टली क्लियर? सो ये अमाउंट ड्यू हो गया। नेक्स्ट वन थर्ड गाइस पेमेंट करना है। पेमेंट करने की जर्नल एंट्री क्या होनी चाहिए? डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। दिस इज डिबेंचर होल्डर टू बैंक। गाइस नेक्स्ट वन फोर्थ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन डेबिट है, उसे राइट ऑफ करना पड़ेगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, इसे राइट ऑफ कर दिया। एंड गाइस फिफ्थ वन डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व हमारा फ्री हो जाएगा। सो डीआरआर अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। दिस इज डन। सो मेरे हिसाब से इट इज़ 1 and 2 and 3 and 4 and 5 and 6 and 7 and 8 and 9। फर्स्ट क्या करना है? चेक डीआरआर करना है। सेकंड क्या करना है? चेक डीआरआई करना है। नेक्स्ट वन यू शुड रिसीव द इंटरेस्ट। नेक्स्ट वन यू शुड पे द इंटरेस्ट। नेक्स्ट वन यू शुड सेल द इन्वेस्टमेंट्स। नेक्स्ट वन अमाउंट ड्यू होना चाहिए। नेक्स्ट वन अमाउंट ड्यू करने के बाद गाइस पेमेंट होना चाहिए। पेमेंट करने के बाद हम लोग राइट ऑफ कर देंगे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। एंड फाइनली हम लोग ट्रांसफ़र कर देंगे डीआरआर को जनरल रिजर्व में। एंड दिस इज रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स बाय पेमेंट फॉलोइंग द डीआरआर एंड डीआरआई का रूल। आई होप यू गाइस आर कैचिंग अप वेल। क्या कहते हो गाइस? जकास बोलो, जकास, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू शेयर द वीडियो, लाइक द वीडियो। अभी एग्जैक्टली क्लियर विद दैट वन? आई होप आपका प्रैक्टिस मेरे साथ बहुत ही अच्छा चल रहा हो। चलिए
इसके बाद हम लोग जाते हैं एक क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन मिलेगा आपको, बहुत अच्छा क्वेश्चन मिलेगा, और आपका क्वेश्चन स्टार्ट मेरे साथ होना चाहिए। फर्स्ट वन, the following balances appear in the books of the company, unlisted company other than banking company, AIFI, HFC, NBFC. So guys, ये basically unlisted company है। unlisted company other than banking, AIFI, NBFC, HFC, इन सबको DRR बनाना पड़ेगा 10% का, DRI बनाना पड़ेगा 15% का। 6% डिबेंचर्स है 10,000 ऑफ 100 ईच। डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व 50,000 रुपये ऑलरेडी है। इन्वेस्टमेंट्स इन डिपॉजिट्स विद शेड्यूल बैंक फ्री ऑफ चार्ज और लीन इज 1,50,000 एट इंटरेस्ट ऑफ 4% पर एनम। रिसीवेबल ऑन 31st ऑफ December एवरी ईयर। बैंक बैलेंस कंपनी का 9 लाख रुपीज़ है। Interest on debenture has been paid till 30th of December, 31st of December. On February 28th, investments were realized at par and debentures were paid off at 101 together with accrued interest. Write up the concerned ledger accounts excluding the bank transactions. Ignore the taxations. Guys, have a look at here. First one, 31st December 2011 के balances दिए हुए हैं. So this is my question number one. 31st of December 2011 के balances है. Guys, debentures कितने हैं? Debentures है हमारे पास 6% debentures, 6% debentures है 10,000 into 100. So guys, 10,000 into 100, 10 लाख रुपीज़ के debenture है. गाइस DRR कितना है? DRR है हमारे पास 50,000. गाइस DRI कितना है? DRI है हमारे पास 1,50,000. एंड गाइस ये जो इन्वेस्टमेंट्स है ये 4% पे है. इंटरेस्ट 31st दिसंबर को मिलता है. सो इंटरेस्ट 31st दिसंबर को मिलता है. बैंक बैलेंस 9 लाख का है. इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 31st दिसंबर का है. इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर भी 31st दिसंबर का है. गाइस 28th फेब को हम बेसिकली रिडम्पशन कर रहे हैं. सो बेसिकली यहाँ पे मैं लिख दूंगा 28th फेब को हमारा रिडम्पशन हो रहा है. चलो, और वो लोग कह रहे हैं कि लेजर अकाउंट्स बनाइए. लेजर अकाउंट्स बनाऊंगा बट साथ में पहले जर्नल एंट्रीज भी पास करूंगा, और उन्होंने कहा है कि सारे लेजर अकाउंट्स बनाइए एक्सेप्ट द बैंक ट्रांजैक्शन नहीं बनाना है. गाइस मैं स्टार्ट करूंगा 31st ऑफ दिसंबर से. गाइस कौन सी कंपनी है? अनलिस्टेड कंपनी है. सो दिस इज अनलिस्टेड कंपनी अदर देन NBFC, HFC, AIFI, FI, बैंकिंग. गाइज इनको DRR बनाना पड़ता है 10% का. इनको DRI बनाना पड़ता है 15% का. गाइज DRR कितना है? सो फर्स्ट चेक. गाइज 10 लाख का 10% आता है 1 लाख, बट हमारा सिर्फ 50,000 है. तो 31st दिसंबर को सबसे पहले मैं एक एंट्री पास करूँगा. PNL अप्रोप्रिएशन टू DRR. अमाउंट होगा 50,000. सर 50,000 क्यों? तो बेटा अपना 10 लाख्स का कितना परसेंटेज? 10%. 1 लाख होना चाहिए. 1 लाख में से 50,000 ऑलरेडी है तो 50,000 का बैलेंस आएगा. सेकेंड, DRI चेक करता हूँ तो DRI ऑलरेडी 1,50,000 है तो कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है. DRI सफिशिएंट है. अब 28th फेब को आ जाओ. तो 28th फेब को सबसे पहले क्या करोगे? सर 28th फेब को हम रिडम्पशन चालू करेंगे, बट पहले इंटरेस्ट की बातें कर ले. सो 2 महीने का इंटरेस्ट हमें रिसीव करना है, 2 महीने का इंटरेस्ट हमें पे करना है. 10 लाख के डिबेंचर पे 6%. सो 10 लाख का 6% इंटू 2 डिवाइडेड बाई 12, 10,000 रुपीज़ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा. एंट्री आएगा डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक. अमाउंट आएगा 10,000. 10,000. कैलकुलेशन आएगा 10 लाख का कितना परसेंट? 6%. कितना मंथ्स? 2/12. 2/12. जकास है गाइज. एग्जैक्टली उस दिन को हम इंटरेस्ट ले भी लेंगे तो 1,50,000 पे 4% इंटरेस्ट लेंगे इंटू 2 डिवाइड बाई 12, सिर्फ 1,000 रुपीज़ इंटरेस्ट मिलेगा हमें. तो गाइज एंट्री आएगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, और ये इंटरेस्ट हमें मिल रहा है
दिस इज 1000, दिस इज 1000, इसका कैलकुलेशन आएगा 1,50,000 का 4% इंटू 2 डिवाइडेड बाई 12. टेल मी गाइस, डू यू ऑल अग्री विद दिस? जकास ना? टू गुड गाइस, लव यू गाइस. अब हम क्या चालू करेंगे? अब हम रिडम्पशन चालू कर देंगे. सो रिडम्पशन पे सबसे पहले इन्वेस्टमेंट्स बेच दो. एंट्री आ जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट्स. इन्वेस्टमेंट्स बेच दिए, 1,50,000 के बेच दिए, बात ख़त्म हो गई. नेक्स्ट वन, 28 फेब को अमाउंट ड्यू करेंगे. तो गाइस 6% डिबेंचर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन टू डिबेंचर होल्डर. अगर आपने क्वेश्चन बरोबर से पढ़ा है तो रिडम्पशन 101 पे हो रहा है, 1 रुपया ज़्यादा दे रहा है. तो गाइस 10 लाख और 10,000 का 1 इज़ 10,000. सो अपने को टोटल पेमेंट करना पड़ेगा 10,10,000. तो हम 28 फेब को पेमेंट कर देंगे. एंट्री आ जाएगी डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक and the amount will be 10,10,000, 10,10,000. Do you agree with this one? Too good guys. 28 फेब को प्रीमियम और रिडम्पशन जो पे किया उसे राइट ऑफ करना पड़ेगा. तो इट विल बी PNL अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन. अमाउंट विल बी 10,000 and 10,000. Are you catching this up well? Jackass. And last but not the least गाइस, हमारा डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व फ्री हो जाएगा. सो डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अमाउंट इज 1 लाख फ्री हो गया. 50,000 फ्री नहीं हुआ, 1 लाख फ्री हुआ. 50,000 तो पहले से था और हमने 50,000 और ट्रांसफ़र कर दिया तो 1 लाख हो गया था. तो 1 लाख फ्री हो गया, इसे जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिया. जकास है. टू गुड गाइज. अकाउंट्स आप बना के प्रैक्टिस कर सकते हो, दैट वुड बी फैंटास्टिक. मैंने आपको जर्नल एंट्रीज का नॉलेज दे दिया है. सो आज यहीं तक रखते हैं, इसके आगे हम आगे जाएंगे एंड लेक्चर नंबर 2 में बाकी का रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स हम प्रैक्टिस कर लेंगे. क्लियर? टू गुड. जकास बोलिए. थैंक यू, टेक केयर, लव यू, बाय बाय.